एग्ज़ाम टॉनिक 10 कदम पार्ट 27 में मैं एमएस अख्तर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक हमने 26 वीडियोस अपलोड किया है और एक मिसलेनियस ऑब्जेक्टिव वीडियो भी मैंने आप लोगों को दिया है। आई होप आप लोग इसका फ़ायदा उठा रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस मैं आप लोगों को कुछ दे रहा हूँ। whatever I give you, I think all are from your syllabus. So आपको सीरियसली इसको देखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए और वीडियो आप सेव करके भी रख सकते हो, या तो आप कोशिश कीजिए कि नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए। प्रत्येक चैप्टर से मैं कोशिश करता हूँ कि 2 वीडियोज़ आप लोगों को दूँ। 2 वीडियोज़ मीन्स 20 ऑब्जेक्टिव्स हो गया, और ये 20 जो ऑब्जेक्टिव्स मैं पर चैप्टर आप लोगों को दे रहा हूँ, तो आई थिंक ये आई होप कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि हम सभी अभी लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग लॉकडाउन है, देश बंद है, कोचिंग बंद है, इनकम बंद है, हर चीज़ बंद है, तो हमारा जो समय है वो भी बंद है। बिल्कुल नहीं, समय बीतता जा रहा है। तो याद रहे, टाइम वेट्स फॉर नन, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। आप लोगों का दिमाग में ऐसा भी हो रहा होगा या मन में ऐसा विचार आ रहा होगा कि अगर लॉकडाउन है तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम को टाल देगी 2 महीना 3 महीना। तो एग्ज़ाम भले टाला जा सकता है, लेकिन क्या लगता है गॉड हम लोगों के ज़िंदगी को टाल देंगे? बिल्कुल नहीं। तो टाइम जो है, टाइम इज़ मनी एंड टाइम वेट्स फॉर नन। समय धन है, समय पैसा है, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समय को बर्बाद नहीं कर रहे होंगे। अरे तो अच्छा मौका मिल गया है। जब आप पूर्णिया में थे, जब आप हॉस्टल्स में थे, जब आप पढ़ाई कर रहे थे, तो एक साथ 3-4 कोचिंग्स आपको जाना पड़ता था। कई मैथ वाले टीचर आपको 2 घंटा बुला लेते थे, फिजिक्स वाले 3 घंटा बुला लेते। तो ऐसा होता था कि ज़िंदगी में पूरी तरह से भगदड़ था। 2 घंटा फिजिक्स पढ़ना है, 3 घंटा मैथ पढ़ना है। कोचिंग में ही पूरा टाइम आपका जो है चला जाता था। सेल्फ स्टडी का आपको समय नहीं मिलता था। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सेल्फ स्टडी इज़ द ग्रेटेस्ट वेपन। सबसे बड़ा हथियार अगर कोई है तो वो सेल्फ स्टडी है। लॉकडाउन हमारे लिए निगेटिव है, लेकिन मे भी हो सकता है कि आपके करियर के लिए ये पॉजिटिव हो। आपके पास अपार समय है, अभी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि लॉकडाउन में देश बंद है तो हमारा ज़िंदगी भी बंद होनी चाहिए, हमारा पढ़ाई भी बंद होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। जिस तरह देश बंद है उस तरह हमारा पढ़ाई भी अगर बंद हो जाएगा तो देश का अर्थव्यवस्था तो ऐसे ही जर्जर होता जा रहा है, हमारा क्वालिटी एजुकेशन भी जर्जर हो जाएगा। तो सोचिए, हम देश के भविष्य हैं। स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन। तो स्टूडेंट, आप जो विद्यार्थी हो, आप देश के भविष्य हो। तो आप जितना बेहतर होइएगा, हमारा देश उतना बेहतर होगा। इसलिए प्लीज़ आप मत रुकिए। लॉकडाउन में भले देश रुक गया है, भले कोचिंग संस्थान बंद हो गई है, भले मॉल बंद हो गए हैं, सिनेमा हॉल बंद हो गए हैं, लेकिन आपका पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए। मैं आप लोगों से हार्टली रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ कंटिन्यू स्टडी। अपने स्टडी को लगातार रखिए, जारी रखिए, पढ़िए अच्छे से, सेल्फ स्टडी कीजिए। बुक है आपके पास, यूट्यूब है, बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। और मैं जितना भी वीडियोस दे रहा हूँ वो सभी को आप नोट कीजिए, अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि मैं कुछ दिनों में हो सकता है यूट्यूब में लाइव आऊँ आपका टेस्ट लेने के लिए, तो मुझे वहाँ दिख जाएगा कि सच में आपने कितना मेहनत किया। अगर लाइव मान लेते हैं 80 स्टूडेंट या 100 स्टूडेंट मेरे साथ रहेंगे और मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अगर रिप्लाई 80 का आया तब मुझे लगेगा आपने पढ़ा है। अगर रिप्लाई मात्र 2, 3, 4 का आता है, इसका मतलब आपने नहीं पढ़ा। हम हर जगह देशभक्त होने का सबूत देते हैं कि हम में देशभक्ति है, ऐसा है, वैसा है। सबसे बड़ा देशभक्ति है पढ़ाई। सबसे बड़ा देशभक्ति है पढ़ाई। तो प्लीज़ पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन ही, मतलब जब तक एजुकेशन में क्वालिटी नहीं होगी, नेशन में क्वालिटी नहीं होगा।
चलिए क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम टॉनिक 10 कदम पार्ट 27 है ये, और आज का हमारा चैप्टर है अ पिंच ऑफ सनफ बाय मनोहर मैलगोनकर। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश अनाउंस्ड नानू काका इज कमिंग। डैश ने अनाउंस किया, डैश ने घोषणा किया, डैश ने बोला नानू काका इज कमिंग, नानू काका आ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब आप अभी तो सेल्फ स्टडी का आपके पास समय भी है, आई थिंक आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए और चैप्टर में जाकर के इसको पढ़नी चाहिए। जब आप चैप्टर को पढ़ोगे तो आप पाओगे कि स्टार्टिंग में कुछ इस तरह से लेखक ने लिखा है कि मदर अनाउंस्ड नानू काका इज कमिंग। माँ बोली कि नानू काका आ रहे हैं। ये सुनकर ही लेखक पूरी तरह से शॉक हो गया और उन्होंने माँ को रिप्लाई किया कि माँ, क्या हम लोग जो है नानू काका को ये खबर नहीं भेज सकते कि हम लोग दिल्ली छोड़ रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं। माँ बोली, बेटा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि नानू काका ट्रेन में होंगे अभी। तो याद रहे, तो किसने ये घोषणा किया था कि नानू काका आ रहे हैं? मैं बता दूं, नानू काका दिल्ली आ रहे थे। लेखक दिल्ली में रहता था, लेखक दिल्ली में रहता था और नानू काका जो है वो दिल्ली आ रहे थे मंत्री से मिलने के लिए। तो याद रहे, माँ बोली थी कि नानू काका आ रहे हैं, तो मदर अनाउंस नानू काका इज कमिंग। और लेखक को बहुत बुरा लगता है ये सुनकर कि नानू काका आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नानू काका जैसे ही आते हैं, जब भी आते हैं, लेखक की ज़िंदगी में मुसीबत का पहाड़ आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश इंस्टॉल इन ऑथर्स बेडरूम। डैश को लेखक के रूम में इंस्टॉल किया गया, रखा गया। किसको लेखक के रूम में रखा गया? मैंने कहा था ना, नानू काका जब भी आते हैं लेखक के ज़िंदगी में मुसीबत का पहाड़ आ जाता है। पहली बात, नानू काका को रिसीव करने के लिए लेखक प्लेटफॉर्म में जाते हैं। प्लेटफॉर्म में वो जैसे ही गया, देखा कि नानू काका एकदम ट्रेन से जल्दीबाजी में निकले और निकलने के बाद जल्दीबाजी में एक बास्केट पकड़ा दिए जिसमें बिल्ली का बच्चा था। बास्केट पकड़ा दिए और कान में कुछ फुसफुसा दिए कि बाहर जाके इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ। प्रणाम पार्टी, किसी भी चीज़ का मौका नहीं मिला। तुरंत एकदम जल्दीबाजी में वो वहाँ से निकल गए। मैं किसी तरह से भीड़ को फाड़ते हुए बाहर आया, देखा कि जो है बहुत समय बीत गया, नानू काका पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। पूरा प्लेटफॉर्म खाली हो गया, लास्ट टांगा भी जाने वाला था। तब देखते हैं नानू काका उधर से बोलते हुए आ रहे थे। ये बोलते हुए आ रहे थे कि मैंने थर्ड क्लास का टिकट कटाया था, थर्ड क्लास टिकट था मेरे पास, लेकिन उसमें जगह नहीं होने के कारण मैं सेकेंड क्लास में आया। वो तो टीसी बेचारा बहुत अच्छा था, जो तकलीफ़ नहीं हुई। उन्होंने एक सेंटेंस और भी जोड़ा कि मेरा जो बिल्ली का बच्चा था वो फ्री में सफ़र कर लिया। तो उसके बाद फिर नानू काका को जब लेखक अपने घर लेके आते हैं तो पाते हैं कि लेखक की माँ, जो कि नानू काका की बहन है, लेखक की माँ बोली कि मनोहर एक काम करो, तुम बारंडे पे जो है अपना चारपाई लगा लो, तुम्हारे रूम में अब नानू काका सोएंगे। तो इस तरह का रूम से भी उसे बेदखल कर दिया गया। तो याद रहे, डैश इंस्टॉल्ड इन ऑथर्स बेडरूम, डैश को मतलब लेखक के रूम में इंस्टॉल किया गया। तो याद रहे नानू काका इंस्टॉल्ड इन नानू काका वॉज इंस्टॉल्ड इन ऑथर्स बेडरूम। यहाँ पर एक्चुअली वॉज होगा, याद रखेंगे। नानू काका वॉज इंस्टॉल्ड इन ऑथर्स बेडरूम, नानू काका को लेखक के बेडरूम में इंस्टॉल किया गया। अगला क्वेश्चन है, द ऑथर टुक डैश डेज लीव। चलिए, तो एक्चुअली है कि लेखक जो है मनोहर मैलगोनकर, वो जो है मिनिस्टेरियल में एक तरह से काम करते थे, अंडर सेक्रेटरी थे, वो भी प्रोबेशन में थे, परख अवधि में थे, अंडर सेक्रेटरी थे वो। और माँ मतलब नानू काका अब आ गए थे तो उसको मंत्री से मिलना था। तो माँ के जिद के कारण लेखक को 2 दिन का छुट्टी लेना पड़ा था, क्योंकि उसको मदद करना था नानू काका का मंत्री से मिलाने के लिए। तो द ऑथर टुक 2 days लीव, वो भी अपने से नहीं लिया था, माँ के जिद में लिया था। माँ बहुत जिद की कि नहीं, तुमको लेना चाहिए, मामा है तुम्हारे। तो द ऑथर टुक 2 days लीव, तो हमारा आंसर होगा 2। लेखक 2 दिन का छुट्टी लिया था, याद रहे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, नानू काका हैंडेड द ऑथर और डैश। नानू काका ने लेखक के हाथ में क्या दिया था? मैं बता दूं आप लोगों को, नानू काका जैसे ही ट्रेन से उतरे, लेखक के हाथ में सबसे पहले एक बास्केट दिया था और कान में फुसफुसाते हुए बोला कि बाहर इंतजार करो, मैं आ रहा हूं। तो बास्केट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट। नानू काका के पास थर्ड क्लास टिकट था।
बट ट्रेवल इन सेकेंड क्लास, लेकिन वो सेकेंड क्लास में यात्रा किया, बिकॉज देयर वॉज नो डैश इन थर्ड क्लास, क्योंकि थर्ड क्लास में डैश नहीं था। क्या नहीं था? एसी नहीं था, रूफ नहीं था, पीपल नहीं था, रूम नहीं था, तो याद रहे रूम नहीं था। रूम का मतलब कमरा होता है, रूम का मतलब जगह भी होता है। बचपन में मैं जब लर्निंग पीरियड में था, तो जब कमेंट्री में देखता था, कमेंट्री जब मैं सुनता था, तो उसमें अक्सर ये बोला जाता था कि MS धोनी ने रूम बनाकर खेला। तो मैं थोड़ा सा अचंभित हो जाता था कि इतना जल्दी कोई रूम बनाकर कैसे खेलेगा और पिच में कैसे कोई रूम बनाएगा। बाद में मुझे पता चला कि नहीं, रूम एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब जो है कमरा भी होता है, घर भी होता है, और साथ ही साथ जगह भी होता है। मैं रूम में रहता हूँ, इसका मतलब मैं घर में रहता हूँ। मैंने रूम बनाकर खेला, इसका मतलब जगह बनाकर खेला। मेरे रूम में तुम्हारे लिए रूम नहीं है, मेरे रूम में तुम्हारे लिए रूम नहीं है, मेरे बेड में तुम्हारे लिए रूम नहीं है, मतलब मेरे घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है, मेरे बेड में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। तो याद रखेंगे, नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट बट ट्रेवल इन सेकंड क्लास बिकॉज देयर वाज नो रूम इन थर्ड क्लास। बी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, नानू काका रोट अ चेक ऑफ डैश रुपीज़। नानू काका ने डैश रुपीज़ का चेक लिखा। तो नानू काका, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, नानू काका रोट अ चेक ऑफ डैश रुपीज़। नानू काका डैश रुपीज़ का चेक लिखा। कितना का चेक लिखा था? चैप्टर आप कंप्लीटली जब मैं सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा किस तरह से रईसी का दिखावा करने के लिए नानू काका जो है अपने जेब से एक चेक निकालते हैं और उसमें 1000 लिख कर अपने कोट के जेब में रख देते हैं और धोबी को दे देता है और सारी बात उसको समझा देता है कि जब मैं शोरूम पहुंचूंगा, सिक्का ऑटो डीलर पहुंचूंगा, शोरूम पहुंचूंगा, तुम दौड़ते हुए आ जाना। वही होता है लेखक और उसके मामा। नानू काका अपने भांजा के साथ, लेखक के साथ जब पहुंचता है शोरूम में, बड़ा कार, रॉयल कार देख रहा होता है, तभी धोबी उधर से चेक को लहराते हुए आता है और कहता है कि सर 1000 का चेक आपका जेब में रह गया था। तो नानू काका रिप्लाई करते हैं कि ओह गॉड, याद नहीं थी। मतलब रईसी का दिखावा करते हैं वो, एक तरह से वेल्थ डेमोन्स्ट्रेशन था एक प्रकार का। तो नानू काका रोट अ चेक ऑफ 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़ का चेक लिखा था उन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, रतिराम वॉज द सन ऑफ डैश। रतिराम कौन था? तो याद रहे रतिराम जो है सोहनलाल रतिराम का बेटा था। अगला क्वेश्चन है, सोहनलाल रतिराम वॉज डैश इन दिल्ली। ये सोहनलाल रतिराम कौन थे? तो सोहनलाल रतिराम अ पार्टी बॉस इन दिल्ली, दिल्ली का एक पार्टी बॉस थे। सोहनलाल रतिराम दिल्ली का एक पार्टी बॉस थे और उसका बेटा का नाम था रतिराम, ये याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली। डैश जो है, डैश है ना, लिखा हुआ है डैश हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल। डैश जो है वो हमेशा वफादार रही है टू हर साइड, अपने ऑफ द फैमिली, अपने फैमिली साइड में, मतलब डैश जो है अपने परिवार के साइड से हमेशा वफादार रही है। तो याद रखेंगे मदर। मदर हैज़ बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली। एक्चुअली है क्या कि नानू काका जब घर पहुंच जाते हैं, तो घर पहुंचने के बाद जो है, मतलब लेखक के घर पहुंचने के बाद उसको ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलने लगता है। नानू काका के हक में उसकी माँ ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्स लेने लगती है। तब जाकर के जो है लेखक बोलते हैं कि मेरी माँ जो है अपने मायके वालों के तरफ से, अपने परिवार के तरफ से जो है ज़्यादा वफादार रहती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन। तो कौन अंडर सेक्रेटरी है ऑन प्रोबेशन, प्रगति के लिए? तो अंडर सेक्रेटरी कौन रहता है अंडर से ऑन प्रोबेशन? प्रोबेशन का मतलब होता है प्रख अवधि। मतलब जैसे मुझे किसी कंपनी में काम करने के लिए मैं जाऊंगा तो मुझे कहा जाएगा कि 1 सप्ताह पहले यहाँ काम करके देखो, और आप अगर लगेगा कि आप कर पा रहे हो तो आपका फिर नौकरी पक्की हो जाएगी। तो प्रोबेशन कहा जाता है। डिसीजन अंडर सेक्रेटरी, तो कौन अंडर सेक्रेटरी थे ऑन प्रोबेशन? तो प्रोबेशन तो याद रहे नरेटर, मनोहर मालगोनकर। तो नरेटर इज एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग।